हेलो दोस्त, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्त, आज का सेशन है घटना चक्र का मॉडल नंबर 7 जो यूपी पेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है दोस्त? मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और बनवाली। इसका आंसर होगा सर मोहनजोदड़ो। ठीक। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है? ये जो कालीबंगा कहाँ है? ये कालीबंगा राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में है। ठीक है। और एक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धौलावीरा जो है, धौलावीरा ये किस राज्य में है? धौलावीरा जो है ये गुजरात में है दोस्त। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक। ये यूनेस्को का 40वां धरोहर घोषित किया गया। कहाँ पे है? गुजरात में। ये यूनेस्को ये 40वां धरोहर घोषित किया गया। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? पेरिस। ठीक, इतना जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। चलिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं? दोस्त, ऋग्वेद के प्रमुख देवता तो इंद्र माने जाते हैं। ठीक, इनका उल्लेख 250 बार हुआ है। ठीक, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अग्नि मानेंगे क्योंकि ये 200 बार है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म हुआ है कुंडलग्राम। कुंडलग्राम वैशाली में। महात्मा जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध यहाँ प्रथम उपदेश दिए थे। कहाँ पे? सारनाथ में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। दीवानी ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने किया था? ये कौन किया था दोस्त? हाँ, तो इसके ऑप्शन आप देख लिए। अकबर हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं, फिरोज शाह तुगलक और शेर शाह सूरी। इसका सटीक आंसर जो होगा दोस्त फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या है? मिलान करने के लिए दिया गया है। इसमें कहा रहा है कि जो सम्राट हैं इनका मकबरा कहाँ पे था? बाबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा कहाँ है? और शाहजहाँ का। यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक, तो हम तो लोग तो जानते हैं, अगर सब नहीं जानते तो कम से कम एक दो तो जानते हैं। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? ये जो शाहजहाँ का है भैया आगरा में है। ठीक है। और जब अगर डी में 2 मिल गया तो देखिए डी में कहीं है क्या? पहले तो एक ही में देख लीजिए, अगर मिल गया तो आंसर लगा के आप आगे बढ़ जाइए। ये देखिए सी अब इसका आंसर हो गया। और नहीं तो आगे भी देख लीजिए। जहांगीर कहाँ है? लाहौर है। ठीक है। ये लहा। ठीक, लहा, जहांगीर लाहौर। ठीक, चलिए आगे। इतने में आपका आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वो कौन था? सर टॉमस रो, राल्टाविथ, सर जॉन डोर, सर जॉन सोर। इसका सटीक आंसर होगा दोस्त ये सर थॉमस रो। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध को 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर दोस्त, कुशासन के आधार पर अंग्रेज अपने अंग्रेजी सम्राट में उसका विलय कर लिए थे, अर्थात उसे मिला लिए थे, उसे हड़प लिए थे। आप ये कह सकते हैं कि हड़प लिए थे। ठीक है। हड़प नीति आई थी। हड़प नीति जो है 1848 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। क्या था? हड़प नीति। ठीक है। ये कौन लेके आया था? डलहौजी। ठीक, हड़प नीति डलहौजी लेके आया था। 1848 ईस्वी में हड़प नीति को प्रारंभ किया। कब? 1848 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर हड़प लिया। ठीक, किसको? अवध को। ठीक, कौन था? अब इसके आंसर क्या होंगे? सिराजुद्दौला, आसिफउद्दौला, वाजिद अली शाह, गूंगे नवाब। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। ठीक, आइए दोस्त आगे देखते हैं। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के साबूत की एक एक किल सिद्ध होगी। किस नेता का ये कथन था? कौन कहे थे? बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष।
ये लाला लाजपत राय थे। ये घटना थी 1927 ईस्वी में, साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन हुआ। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, भैया गठन कब हुआ? 1927 ईस्वी में, ठीक है। और साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था, ठीक है। भारत आया ये 28 में, ठीक, और गठन 27 में। ये गठन हुआ था 27 में, ठीक है। तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसी टाइम में कहे थे। और इतना साइमन कमीशन का जब ये विरोध कर रहे थे तो इनके ऊपर इतना अंग्रेज लाठी मार दिए थे, किसी चोट की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। उसी टाइम पे ये कथन लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टामी सीतारामैया, JV कृपलानी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब 1947 की बात कर रहे हैं, 14 अगस्त 15 अगस्त 1947, ठीक। तो 15 अगस्त 1947 में अध्यक्ष कौन थे? ये थे भैया JV कृपलानी, ठीक। कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? ऑप्शन 1905, 1901, 1919 और 1947। इसका जो सटीक आंसर होगा 1905 होगा। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी हुआ, ठीक है। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था दोस्त। कब प्रभावी हुआ था? प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। इसी के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। शोक दिवस रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पे, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, भैया टैगोर जी के सुझाव पर इसी दिवस को राखी दिवस मनाने का सुझाव इन्होंने दिया था और राखी दिवस मनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पे। कब भैया? ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, ठीक। और इसी डेट को प्रभावी दिवस भी था। 1919 रोलेट एक्ट आया था। क्या आया था? रोलेट एक्ट। चलिए एक पेज ले लेते हैं। हाँ, 1919 दोस्त क्या आया? रोलेट एक्ट आया। रोलेट एक्ट आया 1919, ठीक। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। जो गोली चलाने का आदेश दिया था, आदेश कौन दिया था? गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? जनरल डायर ने, ठीक है। यह घटना क्यों हुई थी? डॉक्टर सत्यपाल दोस्त, डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी, ठीक। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी, तो एक आयोजन किया गया था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक। जलियांवाला जो पंजाब का जलियांवाला बाग है एक, वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था दोस्त, ठीक। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे। और 1919 में ही रोलेट आया था ना, 1919 में आया क्या? रोलेट एक्ट। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? नो अपील, नो अपील, नो दलील, नो अपील, नो दलील और नो वकील, ठीक। और इसे क्या बोलते हैं? काला कानून भी बोलते हैं,
काला कानून भी बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए हम नोट करा दे रहे हैं, पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका। पाक जल संधि जो है दोस्त, ये भारत और श्रीलंका से अलग करती है। ठीक, ये तमिलनाडु, ठीक, आइए पेज ले लेते हैं। पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि इधर से है तमिलनाडु, ठीक, और यहाँ से है श्रीलंका। ठीक है, इनके बीच में है ना, और ये मन्नार की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं। ठीक दोस्त, पाक जल संधि। ठीक, चलिए दोस्त आगे देखते हैं। हाँ दोस्त, आगे उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? उज्जैन शहर किस नदी के तट पे है? सरयू नदी, क्षिप्रा नदी, दिव्यांग और सरस्वती, दिबांग। तो इसका सटीक आंसर होगा क्षिप्रा नदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। 4 जगह कुंभ मेला लगता है। महाकुंभ 12 वर्ष पे होता है, अर्धकुंभ 6 वर्ष पे होता है। 4 जगह कहाँ कहाँ होता है दोस्त, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, 4 जगह होता है, चारों नदियों का नाम, चारों जगह आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे आपका रिवीजन होगा, आप ढूंढेंगे, आपको सब पता नहीं होगा तो। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है दोस्त? यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और इटली। ठीक, ये नीदरलैंड है। ठीक, बाकी राजधानी आप देख लीजिएगा, अपना एक बार राजधानी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। इम्पॉर्टेंट डे देख लीजिएगा, IMP डे देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से आपको फिक्स मिल जाएगा। कौन सी पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, यूराल पर्वत और रॉकी पर्वत। इसका आंसर हो क्या होगा? यूराल पर्वत। ठीक, चलिए आगे। GST के बारे में बात कर रहा है। GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? हम आपको एक दिन बताए थे जब क्वेश्चन कर रहे थे GST के बारे में। और हम जब प्रैक्टिस सेट फॉलो करते हैं, कोई भी कहीं भी GST की बात आती है तो GST से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम एक जगह आपको बता देते हैं। आज भी देख लेते हैं GST काउंसिल, जो GST काउंसिल है ना, इसका किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है। ठीक, आर्टिकल 279 का ये है। ठीक, GST काउंसिल, GST परिषद का। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसके अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ठीक, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। GST अधिनियम कब आया? GST एक्ट कब आया दोस्त? 2017 में। GST दिवस कब मनाया जाता है? GST दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक भैया, GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, एक्ट आया। और लागू कब से हुआ? GST लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2017। ठीक, पहला राज्य कौन पारित किया था? GST पारित किया पहला राज्य असम। ठीक, चलिए भैया आगे देखते हैं अब। हाँ, वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1947, 1956, 1956 और 1969, 1985। जो वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1969 में हुआ था। ठीक, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 1949 ईस्वी में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की जो स्थापना हुई थी, RBI की स्थापना भैया 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI की स्थापना है 1 अप्रैल
1935। ओस्मार्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर थे। ठीक, फर्स्ट गवर्नर ओस्मार्न स्मिथ थे। चलिए, अगर ज़्यादा डिटेल बताने लगेंगे तो क्वेश्चन सेशन जो लंबा हो जाएगा, क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ऑप्शन करा दे रहे हैं। और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम आधा घंटा 20-20 मिनट के 3-4 दे देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपका। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पीसीएस में पूछा था, हर जगह पूछता रहता है। ये विश्व की सबसे बड़ी योजना थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसीलिए बार बार पूछता है। इसका वर्ष है 2014 और कब डेट पूछेगा आपसे, वर्ष 2014 है। आप डेट जो है बार बार भूल जाते हैं, हम आज आपको याद कराएंगे। डेट ये जो है 2014 में है ना, तो 14 के दूना कितना होता है, 14 दूना कितना होता है दोस्त, 28। और 28 अगस्त को ये शुरुआत किया गया था, 14 अगस्त 1928, सॉरी 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त को। ठीक, हम ट्रिक याद कराने के चक्कर में। चलिए दोस्त आगे देखते हैं ना भैया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन है आर्थिक कार्यों का जो क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। ये कहना चाह रहा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था या आर्थिक कार्यों का जो क्षेत्र होता है, तीन मतलब क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में, 3। कौन कौन से हैं भैया, तीनों आइए एक पेज लेकर के देख लेते हैं। 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक। दूसरा कौन सा है, पहला है द्वितीयक क्षेत्र और एक है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है, आइए इसको अच्छे से देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि है, ठीक है, पशुपालन है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, विनिर्माण आता है। विनिर्माण जैसे उद्योग हुआ, विनिर्माण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उद्योग ना, विनिर्माण उद्योग, ये सेकंड जो तृतीयक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है दोस्त, ये तृतीयक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र है तृतीयक, सर्विस सेक्टर, ठीक, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कहीं न कहीं पूछ लेता है, ठीक। चलिए भैया आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है। ये क्वेश्चन यूपी लेखपाल का क्वेश्चन है, अभी लेखपाल में ये क्वेश्चन पूछा था। लोकतांत्रिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, तो कैसी व्यवस्था नहीं है भैया, लोकतांत्रिक नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय, कितनी न्याय की बात करता है, 3 प्रकार की न्याय की बात करता है, ठीक। कौन कौन से हैं, ये हैं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। और ये इसका ये आंसर होगा, ए ऑप्शन, लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स करा ही देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा भैया, मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन फिक्स है ना। देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है ना, तो इसका जो समता और समानता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। आपको पता होना चाहिए 14, 15, 16, 17, 18 में क्या है। अगर आप कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर पुलिस सिपाही दे रहे हैं आप, जैसे कोई भी फोर्स के अगर जॉब में आप जाना चाह रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जरूर पता होना चाहिए दोस्त, ठीक। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। कभी पूछेगा शादी करने का अधिकार किस संच्छेद में है, अभिव्यक्ति का अधिकार किस संच्छेद में है, और लोक नियोजन में अवसर की समानता किस में है, ये 16 में है। अस्पृश्यता का अंत किस में है, 17 में है। उपाधियों का अंत किस में है, 18 में है, ठीक। समता समानता 14 में है। ऐसे सारे आपको क्वेश्चन पूछता रहेगा भैया, ठीक है।
चलिए आइए बढ़िया से देखते हैं इस टॉपिक को अच्छे से देख लेते हैं। यहीं पे यहाँ एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देखिए ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 का एक जो क है यहीं पे है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। और 19 एक ख में क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता, वो भी शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ग में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक। घ में क्या है, आवागमन की स्वतंत्रता। अंगा में क्या है, अंगा में है कहीं भी निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता। च में क्या है, वो संपत्ति वाला अधिकार था जो इस समय खत्म हो गया, वो कानूनी अधिकार इस समय बना दिया गया है, ठीक। संपत्ति का अधिकार वो कानूनी अधिकार हो गया है। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। हाँ, ये जो आप बाकी का है जो संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है, ये 29 से 30 है दोस्त। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक। अनुच्छेद 21 में है अपने मनपसंद वर चुनने का अधिकार, ठीक। 21 में है वर चुनने का अधिकार। आर्टिकल 21 में क्या क्या है देखते हैं, ठीक। विदेश जाने का अधिकार, ठीक, विदेश जाने का अधिकार है। विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 21 में है, ठीक है। मेनका गांधीवाद था एक। स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है, ठीक। स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है। क्या है दोस्त, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार। इसी में है एक राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, निजता का अधिकार है आपका आर्टिकल 21 में। आपके अपने अधिकार पता होना चाहिए दोस्त। क्या है, निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में है। ये क्या है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं दोस्त, अनुच्छेद 21 की। ये सब 21 में सारा उल्लेख है, ठीक। ये है 21 में, ये है 21 में, ये है, ठीक। ये सब 21 में है, ठीक दोस्त। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 21 की बात कर रहे हैं। चलिए आगे, बाकी मूल अधिकार की क्लास पढ़ी है, उसको आप देख लीजिए। आइए दोस्त आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठन का प्रावधान करता है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, ये तीनों मिलकर के भारतीय राष्ट्रपति, ठीक है दोस्त, पेन चेंज कर लेता है, और लोकसभा, राज्यसभा तीनों मिलकर के अनुच्छेद दोस्त, ये अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है, ठीक। एक पेज लेके हम इसको अच्छे समझाते हैं आपको। ये देखिए आपका संसद है, भारत का संसद है, किसमें है, अनुच्छेद 79 में है। इसका गठन कैसे होगा, इसमें इसका गठन होगा राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के इसका गठन होता है। 3 लोगों से मिलकर के इसका गठन होता है, ठीक। राष्ट्रपति, आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, संसद का गठन होता है। ये लोकसभा किस आर्टिकल में है, लोकसभा अनुच्छेद 80 में है, सॉरी लोकसभा अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, ठीक दोस्त। ये राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा 81 में है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे आप, राज्यसभा में सीट कम होती है तो इसका आर्टिकल भी छोटा होगा, लोकसभा में और सीट अधिक होती है तो इसका आर्टिकल भी थोड़ा बड़ा होगा।
ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थे? इनका ऑप्शन क्या होगा? रोमा पाल, फातिमा बीबी, लीला सेठ और फैजा ताहिरा। इसका जो ऑप्शन होगा दोस्त वो होगा सी, लीला सेठ। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थी। और फातिमा बीबी जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में भारत सरकार के संविधान में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए अगर आप राज्यपाल का चुनाव लड़ रहे हैं? तो भैया इसका 35 साल। ये पीएम और सीएम दोनों लोग को बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष चाहिए। और 30 वर्ष कोनो आप मतलब 30 वर्ष का कोई काम नहीं है। ठीक भैया, चलिए। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? इसका ऑप्शन आप लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, अनंत होता है। ठीक, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, हर जगह आपको मिल जाएगा। कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? ऑप्शन वही नहीं है जो आप जानते हैं। फार्मिक अम्ल जानते हैं, है ऑप्शन नहीं है ना? तो इसका जो ऑप्शन होगा मेंथोनोइक अम्ल होगा। ठीक, फार्मिक अम्ल को ही मेंथोनोइक अम्ल कहते हैं। और टार्कटिक अम्ल जो है ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, अर्थात इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल ये नींबू में पाया जाता है। ठीक दोस्त, आइए आगे देखते हैं। कहीं भी कोई अगर त्रुटि होगी दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकता है, गलतियां मानव से ही होती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस अम्लों का राजा किसे कहते हैं? किस अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं? शायद आपको पता होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, कवकों का अध्ययन किसे कहा जाता है? ये जो अध्ययन वाला है ना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी को कहते हैं। ठीक है, और रोग और उपचार का जो अध्ययन होता है उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक, और ये कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, साइटोलॉजी। ठीक दोस्त, CY होता है इसका, साइटोलॉजी। कौन सा जल में घुलनशील विटामिन कौन से है दोस्त? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं दो होते हैं, B और C। ठीक, गई भैंस पानी में B और C। और जो वसा में घुलनशील होते हैं दोस्त वो होते हैं ADEK, एडक। ठीक, चलिए भैया आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हिंदी के क्वेश्चन है, हिंदी भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जरूरत पड़ेगी आपको तो आप बताइएगा, रीजनिंग भी सॉल्व करवा देंगे। और मुझे लगता है कि मैथ और गद्यांश तो आप कर रहे होंगे अपने से, नहीं कर रहे हैं अगर आपको लगता है तो बताइएगा, हम करवा देंगे वो भी। ठीक दोस्त, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, प्यास, इलायची। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पहचान करने का जो तरीका है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसे आप अच्छा और अच्छी लगा करके देख सकते हैं। जहाँ पे अच्छा अच्छी बढ़िया सटीक बैठ गया भैया, वही आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। ठीक है, अच्छा अच्छी से देखिए, नदी अच्छा होता है कि नदी अच्छी होती है? नदी अच्छी होती है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अच्छी लगेगा। ठीक, ये पुल्लिंग हो गई। इलायची अच्छा होता है क्या? नहीं, इलायची अच्छी होती है ना, अच्छी होती है इलायची। प्यास अच्छी होती है? प्यास अच्छा होता है, प्यास भी अच्छी होती है। पानी कैसा होता है? आपको आंसर मिल गया होगा। पानी अच्छा होता है कि पानी अच्छी होती है? दोस्त पानी अच्छा होता है ना, तो अच्छा अच्छी लगा करके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप निर्धारण कर सकते हैं। शायद उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, समझाने का तरीका और भी है दोस्त। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? कपटी मित्र हम लोग कहते हैं भैया तो बहुत कपटी हो,
तो दांत की काटी रोटी नहीं, ये तो घनिष्ठ मित्र प्यारा मित्र होता है, जो दांत के काटी रोटी खाते हैं, ठीक है, प्रिय मित्र होता है। आस्तीन का सांप, शायद यही लग रहा है, आगे देख लीजिए। अक्ल की दूम, अवनोस का कुंदा, इसका सटीक आंसर होगा भैया बी। आस्तीन का सांप जो होता है उसे कपटी मित्र, आस्तीन का सांप, ठीक। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? यहाँ से क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से मिलता रहता है हमेशा। अवधी भाषा में क्या लिखा गया है? रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है भैया, रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। एरो खींच करके हम इसको थोड़ा दूर लिख दे रहे हैं, ये इधर, ठीक। रामचरितमानस ये किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में है, ठीक है, अवधी भाषा में है भैया। आगे देखते हैं। ये जो विनय पत्रिका है ये तो ब्रज भाषा में है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है दोस्त? इसका सटीक आंसर क्या होगा? सलभ, चंचरिक, सिलीमुख, मिलिंद, ठीक। इसका जो सटीक आंसर होगा दोस्त, इसका होगा दोस्त 39 में ये सलभ। सलभ जो है ये पर्यायवाची नहीं है, बाकी चंचरिक, मिलिंद, ठीक, भ्रमर का सिलीमुख, ये सब भ्रमर की पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? कृष्ण के अनेकों नाम हैं। देखिए पहले तो ऐसे अनेक नाम होते हैं, अनेकों होता नहीं है, तो ऐसे गलत हो गया। कहीं भी शब्द जो अनेक प्रयोग होता है ये अनेक होता है, अनेकों नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं भैया, फिर से यहाँ गलती मिल गई, ये भी नहीं होगा। अरे देखिए देखिए, जो एक वही चीज़ बार बार मिल रहा है, ये आपका इसका सटीक आंसर हो गया डी। अनेकों नहीं होता दोस्त, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के को अनेकों नाम हैं, यहाँ तो को भी गलत दे रहा है, और कोई भी शब्द जो ये अनेक होता है ना, ये अकेला अनेक आता है, अनेकों नहीं होता है भैया, इसको ध्यान रखिएगा, शुद्ध अशुद्ध में बहुत काम आता है ये। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं भैया। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। नहीं समझ में आ रहेगी तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। हम लोग करंट और जीएस देख रहे हैं, 50 नंबर वाली सीरीज क्लास चल रही है, उसमें हिंदी भी दे रहे हैं आपको। बाकी चीज़ें चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़, हो सकेगा तो हम कभी लाइक और शेयर करने के लिए आप लोगों से बोलते नहीं हैं। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर करेंगे आप, ठीक। अनुच्छेद 51 में भारत संयुक्त अरब अमीरात का जो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू है? करंट का क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ सकता है भैया। 1 मई 2022 इसका सटीक आंसर होगा, ठीक। देखिए जो भारत विदेश से समझौता होता है उसे आप जरूर ध्यान में रखा करिए, वो सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए, देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? रोहतक, रायपुर, मथुरा, पूर्णिमा। पूर्णिमा में की जा रही है। पूर्णिमा किस राज्य में है आपको पता नहीं होगा, हम जानते हैं भैया, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। ये कहाँ है? बिहार में, ठीक। इसका सटीक आंसर ये होगा। जो ये पूर्वांचल और बिहार के लोग हैं ये जानते होंगे। फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैश्विक विदेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन अध्यक्ष थे उस टाइम। आप अपना आंसर लगा चुके होंगे दोस्त। इसका आंसर होगा बी, NR नारायण मूर्ति, ठीक। आप भी साथ साथ आंसर लगाया करिए, और नहीं लगा रहे हैं तो आप इसको रिवीजन तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं। और अब घटना चक्र से बहुत बढ़िया क्वेश्चन फंसता है। घटना चक्र करने के बाद 3 और बचा है, करा देंगे, उसके बाद बताइएगा। अगर अंकित भाटी सर का लगा देंगे प्रैक्टिस सेट, या यूथ का लगा देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। जब तक टाइम है हम लोग एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाएंगे, और आधा घंटा से 1 घंटा स्टैटिस्टिक्स जीके करंट अफेयर की एक क्लास डेली देंगे हम, उससे रिवीजन क्लास होगी। अगर आप अभी तक पढ़े हैं तो रिवीजन करिएगा, और बाकी काफ़ी उसमें सीखने को मिलेगा, और रिवीजन भी हो जाएगा आपका। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने
IISc जो है बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में, इतना लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन है ना, इसका उद्देश्य यही है कि किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा माइक्रोप्लास्टिक किस नदी में पाया जाता है, जिसके कारण मछलियों का विकास प्रभावित हो रहा है, या मछलियों का विकास प्रभावित हो रहा है किसके कारण, ये भी पूछ सकता है माइक्रोप्लास्टिक के कारण। ठीक, तो ये किस नदी में है भैया? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। इसका सटीक आंसर होगा गोदावरी नदी। ठीक है, इसे देखिए भैया, इसे दक्षिण भारत की नदी बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा इसे बोलते हैं गोदावरी नदी को। ठीक, और इसे बोलते हैं भैया वृद्ध गंगा। क्या बोलते हैं? वृद्ध गंगा। एडिशनल फैक्ट जो होगा आप उसे नोट करते चलिएगा, गोदावरी को वृद्ध गंगा बोलते हैं। ठीक, और दक्षिण भारत की गंगा इसे कावेरी को बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र जो है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ठीक भैया, मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीकी विकसित की ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किए? पहले तो बात तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा, कहाँ लॉन्च किए? नई दिल्ली में। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा दोस्त। वनडे एग्जाम है, पेट नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो इसका जो उस वाहन का नाम क्या है पूछ रहा है, नेक्सान है। ठीक है, किया कैरेंस है, टाटा हरियल है और टोयोटो मिराई। इसका सटीक आंसर दोस्त होगा टोयोटो मिराई। ठीक, फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है, और आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से राज्य थे, किस राज्य में कितनी विधानसभा की सीट है। आप इसको रट करके जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। हाँ दोस्त, आप आंसर लगा चुके हैं इसका। फरवरी माह में जो 5 राज्य हुए थे, 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, वो कौन कौन से राज्य हैं? इसका सटीक आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में नहीं हुआ है, गोवा में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, पंजाब में हुआ है, मणिपुर में हुआ है। ठीक, और कहाँ हुआ है? यूपी में हुआ है। आइए इन 5 राज्यों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, विधानसभा सीट और मुख्यमंत्री। पहला कहाँ देखते हैं? पहला हम देखते हैं, कोई भी देख लीजिए। चलिए गोवा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गोवा में विधानसभा की जो सीट है वो कितनी है? गोवा में विधानसभा की सीट कितनी है भैया? 40 है। ठीक, और वहाँ के सीएम कौन है? भगवंत मान, सीएम यहाँ लिखते हैं। ठीक, वहाँ गोवा के जो सीएम है वो कौन है भैया? गोवा के जो सीएम है वो कौन है भैया? प्रमोद सावंत है। ठीक, क्या है भैया? प्रमोद सावंत। ठीक है, अच्छा हम अभी भगवत मान बोल लिए थे, क्या भगवान मान तो कहाँ के हैं? पंजाब के हैं भैया, गोवा। ठीक है, अब देखते हैं हम पंजाब। ठीक, पंजाब के में विधानसभा की जो सीट है वो कितनी है? 117। ठीक, और सीएम कौन है वहाँ? कलर चेंज कर ले। सीएम कौन है भैया? भगवंत मान ना, सीएम भगवंत मान है। ये पंजाब के हैं, आप आम आदमी पार्टी के हैं ये। ठीक, हाँ क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है किस पार्टी का चुनाव किस राज्य में है, मतलब सरकार है। यूपी की विधानसभा सीट आप लोगों को बता देते हैं। विधानसभा सीट जो है यूपी में ये 403 है। यूपी की विधानसभा सीट 403 है। ठीक है, और जो विधान परिषद की सीट है, विधान परिषद यूपी की जो सीट है वो 100 है। ठीक, यूपी की में लोकसभा की सीट जो सीट है, यूपी में लोकसभा की सीट है जो 80 है। यूपी में राज्यसभा की जो सीट है वो 31 है। ठीक, इतना भैया यूपी के बारे में हम लोग देख लिए। यूपी, अपना यूपी। ठीक, चलिए थोड़ा अच्छे से लिखा जाएगा ताकि आप लोग बढ़िया से समझ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब हो गया, गोवा हो गया, उत्तराखंड बचा है अभी। ठीक, यूके विधानसभा सीट
यूके में विधानसभा कितनी सीट है? 70 है, ठीक है। मणिपुर में 60 है, यहाँ 70 है। सीएम कौन है यहाँ? पुष्कर धामी। हार कर जीतने वाले को क्या बोलते हैं? ये भैया पुष्कर धामी, ठीक। अब कहाँ के बच रहे हैं? पुष्कर धामी हो गए। मणिपुर आइए देखते हैं। मणिपुर में 60 विधानसभा की सीट है और सीएम कौन है? वीरेन। सीएम कौन है भैया? ये हैं वीरेन सिंह, ठीक है। वहाँ के मणिपुर के सीएम कौन है? वीरेन सिंह है, ठीक। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, राइटिंग खराब हो गया ये। वीरेन सिंह है मणिपुर के सीएम। कौन है? एन वीरेन सिंह। एन वीरेन सिंह। राइटिंग पर मत ध्यान दीजिए आप लोग, बढ़िया से पढ़िए भैया। चलिए आगे, ठीक। पंजाब गोवा सब हो गया, इसको आप देखिएगा आप लोग बढ़िया से। 40 क्वेश्चन ये यहाँ से हम लोग कर लिए, ये भी हो गया हमारा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक दोस्त। चलिए, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी, ठीक। वे इनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनकी पर बात कर रहे हैं। कह रहा है भैया 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी। क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं तो यस करिए, सही बात है। शाहजहांपुर में आधारशिला रखी, ये क्वेश्चन पक्का पेट में छपेगा, वीडियो एग्जाम होने वाला है वहाँ भी छपेगा दोस्त, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ये कहाँ से कहाँ इसका विस्तार है? गंगा एक्सप्रेस वे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। भाई मेरठ से इलाहाबाद तक जोड़ेगा तो पूर्वी पश्चिमी तो हो ही गया। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई टोटल कितनी है? 393.947 किलोमीटर, सॉरी 594 इसकी टोटल लंबाई है। 594 है दोस्त, सॉरी 594 है, ठीक। और गंगा इसका जो सटीक आंसर होगा ये होगा भैया, ये इसमें क्या है? मेरठ से ये जो वाराणसी दिखा है ना, वाराणसी नहीं, मेरठ से प्रयागराज तक है, ये प्रयागराज, ठीक। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस का, देखिए ये है आपका गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक। कितनी किमी है? 594 किमी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? मेरठ से प्रयागराज, ठीक। इतना तो आपको कम से कम पता होना चाहिए, गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक। आगे चलिए, आइए दोस्त आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन ये यहाँ पे छूट गया, पीछे क्वेश्चन था ये, इसका आंसर ये होगा कि आरिफ जौहरी, ये क्या है? चमेली देवी पुरस्कार इनको मिला है। कौन सा भैया? चमेली देवी पुरस्कार। चमेली देवी पुरस्कार इनको दिया गया है 2022 में, 2022 का। ये आरिफ जौहरी कहाँ की हैं? ये महाराष्ट्र की हैं भैया, ठीक। चमेली देवी पुरस्कार इनको दिया गया, चमेली देवी पुरस्कार 2022, ये किसको दिया गया है? ये आपका इसका ये आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन बचा है, ठीक। किस देश ने पुरुष बैडमिंटन की जो थॉमस कप 2022 जीता? कौन जीता? थॉमस कप पुरुष की पुरुषों की बैडमिंटन टीम है और उबेर कप महिला की होता है, ठीक है। थॉमस कप भारत जीता है भैया, और उबेर कप जो कौन जीता है? दक्षिण कोरिया। यही आपको बता दे रहे हैं, उबेर कप दक्षिण कोरिया, ठीक।
इसका क्या आंसर होगा? क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइम नामक पुस्तक किसने लिखा है भैया? इसका सटीक आंसर होगा श्री राम चौलिया। ठीक, इसका भैया आंसर होगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये होता है 22 अप्रैल को। आइए थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी दिवस, पहले हम लोग उबेर कप के बारे में बात करेंगे। उबेर कप ये कहाँ किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, उबेर कप जो है ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक, कौन जीता है उबेर कप? दक्षिण कोरिया। ठीक है भैया। थॉमस कप की बात करते हैं। थॉमस कप भारत। थॉमस कप कौन जीता है? थॉमस कप जीता है भारत। थॉमस कप ये भी बैडमिंटन से है। ये मेल। ठीक, आगे देख लेते हैं। जो भी पृथ्वी दिवस था उससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। थॉमस कप, ठीक, यह है थॉमस कप। इसको बढ़िया से लिख देते हैं दोस्त। थॉमस कप 2022। ठीक, विजेता अपना भारत। किसको हराया? उपविजेता। उपविजेता कौन भैया? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को हराया है, भारत जीता है। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन हैं और जो देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट दिवस की बात जो अभी उसमें दिखा रहा था, इम्पोर्टेंट डे की बात देख लेते हैं। 22 अप्रैल के बारे में बात किया, क्या है? पृथ्वी दिवस। ठीक, 22 मार्च, 22 मार्च जल दिवस। ठीक, 22 अप्रैल के बाद 22 मई जैव विविधता दिवस। जैव विविधता। ठीक भैया, पहले पानी गिरा, कहाँ गिरा? पृथ्वी पर। फिर क्या हो गया? पेड़ पौधे उग गए। ठीक है, तो आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। 22 मार्च को पानी गिरा, फिर 22 अप्रैल को कहाँ गिरा भैया? 22 मार्च को पृथ्वी जो जल दिवस है, और ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। जल पृथ्वी पर, फिर पेड़ पौधे उग गए, तो जैव विविधता हो गया। ठीक है, आप ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया दोस्त, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें बहुत सारे थे जो हम रिलेटेड ऑप्शन से डिस्कस किए हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर अभी जो प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम आपको सब्जेक्ट वाइज करा देंगे, 2-2 और 3-3 घंटे का। जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस जो भी आपसे रिलेटेड है, यूपी स्पेशल, और स्टैटिक्स, जीके अलग करा देंगे, और करंट अफेयर अलग करा देंगे। 10-10 मिनट की 4-5 क्लास करा देंगे। मैक्सिमम रिवीजन और कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है दोस्त, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।